नमस्कार फ्रेंड, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपके साथ शेयर करते हैं खिले खिले साबूदाना की परफेक्ट रेसिपी, जिससे कि जब भी आप साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे या वड़ा बनाएंगे तो वो बिल्कुल खिली खिली बनेगी और वड़े भी एकदम से क्रिस्पी बनेंगे। तो हेलो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं किचन में आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स शेयर करने, जिससे कि साबूदाना की खिचड़ी या वड़ा बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 कटोरी भर के साबूदाना ले लिया है। इस तरह से बराबर बराबर कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए। तो जितना भी आपको साबूदाना भिगोना है एक बर्तन में, उसको इस तरह से माप लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में सारे साबूदाना को डाल लेते हैं। अब हम इसको 2 पानी से हिला हिला कर धो लेते हैं। एक्स्ट्रा गंदगी होगी साबूदाना की, वो निकल जाएगी। तो ये साबूदाना बिल्कुल साफ़ है, 2 पानी में बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। इनमें ज़्यादा गंदगी भी नहीं है। तो इनको रगड़ रगड़ कर मत धोइए, बस हाथों से हल्के से हिलाकर ही धोइए, नहीं तो ये फटने लग जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 पानी निकाल लिया है। अब मैं दूसरा पानी डालती हूँ और इसको भी इसी तरह से हाथों से हिलाऊंगी, हाथों से रगड़ूंगी नहीं। इस तरह से आप भी हिला लीजिए और पानी को निकाल लीजिए। तो अब पहली ट्रिक ये है कि आप सारा पानी धोने के बाद निकाल लीजिए, बिल्कुल भी बर्तन में पानी मत छोड़िए। तो यहाँ पर मैंने हाथ लगा लिए हैं जिससे कि साबूदाना पानी में ना जाए, लेकिन अभी इनमें कुछ पानी बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी के ऊपर से सारे साबूदाना को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा उलट लिया, सारा पानी छन्नी में आ गया और अलग हो गया। और साबूदाना को मैं इसी में डाल देती हूँ। और अब साबूदाना में एक भी बूंद एक्स्ट्रा पानी नहीं है, सिर्फ ये धुले हुए साबूदाना है। तो अब हम इसमें डालते हैं पानी। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि पानी हमको साबूदाना में कितना डालना है, जिससे कि जब हम खिचड़ी बनाएं तो वो बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। लोग सोचते हैं कि बनाते समय कैसे बनाया, लेकिन इसका राज साबूदाना के भिगोने में ही छुपा होता है। तो 1 कटोरी में आप 1 कटोरी पानी बिल्कुल मत डालिए, कुछ पानी अलग कर दीजिए। जैसे कि 10 या 15% तक पानी हम अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, 1 कटोरी से आधा अंगुल कम हमने पानी अलग कर दिया है और इस तरह से हमने बराबर हिला लिया। अब हम इन साबूदाना को ढक देते हैं और 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। हालांकि मैं इन्हें अब कल बनाऊंगी तो मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैं कल आपको दिखाती हूँ कि साबूदाना कैसे भीगे हैं। तो जय माता दी फ्रेंड, मेरा भी नवरात्रि का व्रत है और मैं आ गई हूँ आपके साथ साबूदाना की रेसिपी को शेयर करने के लिए। तो ये देखिए, मैं खोल करके आपको दिखा रही हूँ कि मेरे साबूदाना कैसे भीगे हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जम गए हैं, ऐसा लग रहा है हम इनकी पीस काट लेंगे। तो इनको आप हाथों से ऐसे करके हिलाइए और ये देखिए, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग मोती की तरह हो गया है। ये दाना एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, बहुत ही अच्छे फूल कर तैयार हुए हैं, पूरी तरह से अंदर तक फूले हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है एक अच्छी खिचड़ी बनाने के लिए। अगर आप इस तरह से साबूदाना को भिगो लेंगे तो इसकी खिचड़ी तो बेहतरीन बनती भी है। इस तरह से भिगोए हुए साबूदाना के वड़ा भी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल अलग अलग कर लिया और अब आपको हम दिखा रहे हैं कैसे हमारे एक एक दाने अलग अलग हो रहे हैं। तो साबूदाना की खिचड़ी में इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने मूंगफली को ले लिया है, तो मूंगफली जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी ही आप लीजिए। 1 कटोरी भर के हमने साबूदाना लिया था, उस हिसाब से 1/4 कटोरी हम मूंगफली अंदाज से ले रहे हैं। तो इन दानों को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कोई काला दाना या ऐसा दाना निकल आता है जो अच्छा नहीं होता है, तो वो सब आप अलग कर दीजिए। तो बाकी दाने तो सही है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। तो गैस चालू करते हैं और अब इन दानों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ भी ऑयल या घी नहीं डालेंगे, ऐसे ही सेंक लेंगे। कुछ लोग तल के भी निकाल लेते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो फ्लेम को स्लो रखना है और इसी तरह से हिलाते जाना है। 5-6 मिनट में दाने बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, लगातार हिलाते रहें। 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि मूंगफली के दाने चटकने लगे इस तरह से। तो आप इन्हें उठाकर देख लें, छिलके अलग हो रहे हैं, तो समझ लो कि मूंगफली के दाने पूरी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब ये अपनी हीट में थोड़े से और कुक हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये 1 चम्मच काली मिर्च के दाने हैं, इनको हम खलबट्टे में डाल करके कूट लेते हैं। ऐसे तो हमारे पास पाउडर भी है, लेकिन वो मैं हर रेसिपी में यूज़ करती हूँ
इसलिए व्रत की रेसिपी में मैं वो नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च के दानों को कूट लिया है, एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए काली मिर्च तैयार है। अब हमने कुछ मिर्चें यहाँ पर काट करके रख ली हैं। आप जितनी तीखी वाली मिर्चें पसंद करें उतनी आप काट लीजिए। और ये रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने थोड़े से ठंडे हो गए हैं, इनको हाथों से हम मसल लेते हैं और छिलके अलग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो छिलके अलग कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है छिलके अलग करना। बहुत से लोग डायरेक्ट पीस देते हैं, छिलके अलग नहीं करते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी आपको दिखाने के लिए ही छिलके अलग कर रही हूँ, मैं भी डायरेक्ट पीस लेती हूँ। तो जब भी आपको छिलके अलग करना हो तो कुछ इस तरह से कीजिए कि हाथों से मसल लीजिए और ये जो झारा होता है तार वाला, इसमें सारे मूंगफली के दानों को डाल दीजिए। तो जो छिलके हैं वो नीचे आ जाएंगे बिल्कुल आसानी से, और आप जो फटकते हैं दूर तक उड़ उड़ के जाता है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे आप मसल लीजिए और हिलाते जाइए, तो जो भी एक्स्ट्रा छिलके होंगे अलग निकल जाएंगे और दाने बिल्कुल अलग रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे दाने अलग कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दानों को कूट कर इनका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। आप मिक्सर में भी डालकर पीस सकते हैं, पल्स मोड पर चलाइए धीरे धीरे और दरदरे से पाउडर को तैयार कर लीजिए। अगर आप मिक्सर में नहीं तो इस तरह से कुटनी में भी डालकर थोड़ा थोड़ा करके दानों को कूट सकते हैं। तो ये देखिए हमने तो कुटनी में ही तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमने कुछ बनाया है, ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, क्योंकि जब खाएंगे और तो छोटे छोटे दाने आएंगे मुंह में तो ये बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए हम दरदरा सा ही कूटकर तैयार करते हैं। तो ये हमने सारे मूंगफली के दाने रेडी कर लिए हैं। इतने सारे हैं, सारे तो यूज़ नहीं होंगे, कुछ बच जाएंगे। तो अब फटाफट हम आगे की तैयारी करते हैं। ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, धो करके हमने साफ़ कर लिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं। तो मैं इनको खड़ा नहीं डालूँगी, बारीक बारीक कट करके डालूँगी, जिससे कि ये हमें निकालने ना पड़े। अगर हम खड़ा डालते हैं तो फिर हम भी निकाल देते हैं और बच्चे खाते हैं तो बच्चे भी निकाल देते हैं। तो खिचड़ी में आधे साबूदाना की बनाऊँगी। इसके लिए हमने 2 आलूओं को छोटा छोटा काट लिया है। ये उबले हुए आलू हैं, इनको हमने सुबह ही उबाला था। ये खिचड़ी की सारी तैयारी हो गई है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाला है देसी घी। तो व्रत में आप अगर देसी घी खाते हैं तो देसी घी डालिए, रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। नहीं तो अगर आप मीठा तेल खाते हैं, मूंगफली का तेल वगैरह, तो आप वो भी डालिए। तो ये हमने घी में आलूओं को डाल दिया है। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे कि आलू घी से अलग से होने लगे हैं और एक अच्छी खुशबू बनने लगी है। किनारों में हल्का हल्का ब्राउनिश कलर आ गया है। तो अब हमारे आलू भुनकर तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, आप मुझे लिखकर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनको हम अलग रख लेते हैं। अब ये जो नीचे घी बच गया है इसी में हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, और ये जो हमने करी पत्ते बारीक बारीक काटे हुए थे इनको भी डाल देते हैं और मिर्चों को भी डाल देते हैं। तो ये मिर्चें हमने बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं ली हैं, और मैं बहुत कम साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ तो मैं कम घी में बना रही हूँ। तो ये जो घी है ये बह के किनारे आ गया है, तो इस साइड में करके हम मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। और मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा घी कम है, तो बिल्कुल ज़रा सा घी मैं ऊपर से और डाल देती हूँ। मसालों को हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं साबूदाना। तो जो हमने साबूदाना भिगोए थे वो 2 कटोरी भर के हो गए थे फूलने के बाद, उसमें से मैं 1 कटोरी साबूदाना की ही खिचड़ी यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि केवल मेरा ही व्रत है। तो इस तरह से मैंने साबूदाना को डाल दिया। ये देखिए कितने खिले खिले और हर एक दाना अलग है, और मैंने चौड़े बर्तन में बनाया है। इसी समय आप डाल दीजिए मूंगफली के दाने का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 4 छोटी चम्मच मूंगफली के दाने का पाउडर डाल दिया है। इनको हम साथ में भून लेते हैं। तो जो मूंगफली के दाने हैं ये कुछ मॉइस्चर साबूदाना का अब्जॉर्व कर लेंगे और साबूदाना और भी खिले खिले हो जाएंगे। और जैसे ही खिले खिले दाने हो जाएं वैसे ही हम डाल देंगे जो हमने आलूओं को फ्राई करके निकाल लिया था, इनको हम डाल देते हैं। तो ये देखिए दाने बिल्कुल खिले खिले हो गए हैं। अब हम यहाँ पर आलू भी मिला देते हैं। अब हम पूरी खिचड़ी को बहुत अच्छे से उलटकर पलटकर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह से साबूदाना चिपकेंगे भी नहीं और खिचड़ी हमारी बहुत ही अच्छी खिली खिली बनेगी अगर आप सारी ट्रिक फॉलो करेंगे। इसलिए हमेशा खिचड़ी को चौड़े बर्तन में बनाना ज़रूरी होता है। और ये है सेंधा नमक,
इसको व्रत में मैं खाती हूँ। बहुत से लोग इसी नमक को खाते हैं, या आप जो भी नमक खाएं वो आप इस समय डाल दीजिए। नमक को पहले से नहीं डालना है, लास्ट में डालिए जब साबूदाना अच्छे से भुन जाए। और अब हम डाल रहे हैं इसमें कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। तो ये भी आप अपनी पसंद के अनुसार डालिए, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए। अच्छे से सब चीज़ों को मिला दीजिए। अब ऊपर से निचोड़ दीजिए नींबू का रस, और एक बार फिर से उलटते हुए पलटते हुए हमें चला लेना है, जिससे कि नमक, मिर्च, नींबू सब अच्छे से एक दूसरे में कोट हो जाए। फ्रेंड, कुछ लोग साबूदाना की खिचड़ी में चीनी भी डालते हैं। अक्सर गुजरात में चीनी भी डाली जाती है। तो अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो एक छोटा चम्मच चीनी आप इसमें इसी समय मिला दीजिए, तो ये थोड़ी सी खट्टी मीठी खिचड़ी बनेगी। लेकिन हमारे यहाँ चीनी कम पसंद की जाती है, इसके लिए मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। साबूदाना की खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसी समय धनिया डालना चाहें तो डाल दीजिए। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा धनिया नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी खिचड़ी अलग कर लूँगी, उसके बाद मैं धनिया मिलाऊँगी। फ्रेंड, ये सिंपल सी खिचड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए क्या एक एक दाना अलग अलग है। इसके लिए मैंने आपके साथ में पूरी रेसिपी डिटेल से बताई है। आप ये मत कहना कि तुमने तो बोर कर दिया है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी तो पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ये हमारा मानना है। तो फ्रेंड, आइए आप भी खिचड़ी का आनंद लीजिए। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह की खिली खिली खिचड़ी आप भी अपने घर में बनाइए, अपने मेहमानों को, परिवार को खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।